तो आज अपन पढ़ेंगे क्या 131 के कुछ टॉपिक्स। ठीक है, जिसमें आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो है वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है, कुछ भी डाउट हो आप बीच में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा है ब्लॉक 1। इसमें हम आज बोहर्स थ्योरी के 4 एटॉमिक मॉडल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इम्पोर्टेंट बताऊंगी मैं इसका, अभी भी बता रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो बोहर्स थ्योरी, इस यूनिट 1 का नाम ही बोहर्स थ्योरी है ना। मतलब बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए उनके नाम पे ही ये यूनिट दे दी। अब क्या होता है कि आपको पढ़ना है डाल्टन्स का मॉडल, थॉमसन का, रदरफोर्ड का, बोहर्स का। बोहर्स के मॉडल में रेडियस और एनर्जी कैलकुलेट करनी है। फिर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है और लिमिटेशंस। तो ये पूरा ही यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपन स्टार्ट करते हैं जल्दी से कि जस्ट अ मिनट में। हम्म, तो अपन को यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि डेल्टन ने क्या मॉडल दिया था। तो देखो, जब हम डेल्टन के मॉडल की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग इससे हुई कि जो पहले के ग्रीक फिलोसोफर्स थे, जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ किसका, साइंस का, तो अलग अलग थ्योरीज दी गई केमिस्ट्री में एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने। तो सबसे पहले ये कहा गया कि मैटर इज इनडिविजिबल। मतलब अब मैटर किससे बना हुआ है? एटम से। अच्छा, सबसे पहले मैटर क्या होता है? तो मैटर कोई भी एनीथिंग विच ऑक्यूपाई मास, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। कुछ भी चीज जिसका कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, वो मैटर है। अब मैटर किससे बना होता है? एटम्स से। ठीक है, तो अब ये कहा गया कि एटम्स आर इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते, या अनकट, आप उसको कट नहीं कर सकते। अब आप कोई चीज कट करोगे, बॉल को कट करोगे, उसके अंदर की चीज देखिएगी क्या होता है। अगर आप एटम को कट करोगे तो उसके अंदर की चीजें दिखेंगी। तो अब यहाँ पे बोला कि एटम्स आर इनडिविजिबल, मतलब कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। ओके, बट बाद में जब डाल्टन ने, थॉमसन ने और रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, इससे हमें पता चलेगा कि एटम्स आर डिविजिबल। तभी तो एटम के अंदर हमें न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, है ना, पॉजिट्रॉन्स हैं, मीजॉन्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो हमें बाद में पता चला कि एटम्स आर डिविजिबल। अब हम देखते हैं कि डाल्टन ने क्या पॉस्टुलेट्स दिए 1808 में। तो उनकी जो एटॉमिक थ्योरी थी वो डेमोक्रिटस के आइडियाज पे बेस्ड थी। तो ये डाल्टन्स की थ्योरी के 5 पॉस्टुलेट्स हैं और ये आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको हम एटम कहते हैं, है ना, क्योंकि ये डाल्टन की थ्योरी में ही आया है कि एटम इनडिविजिबल है। फिर आया कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। अच्छा, एलिमेंट क्या होता है? जैसे ऑक्सीजन है ना, या इसको आप मॉलिक्यूल भी कहते हो या एलिमेंट भी कहते हो। तो ऑक्सीजन में 2 एटम्स हैं, तो ये दोनों एटम्स क्या है? आइडेंटिकल हैं। हाइड्रोजन है तो इसके दोनों हाइड्रोजन आइडेंटिकल हैं। क्लोरीन है, इसके दोनों क्लोरीन आइडेंटिकल हैं, ऐसा डाल्टन ने कहा। फिर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। अब ऑक्सीजन है, एक क्लोरीन है, तो ऑक्सीजन एटम और क्लोरीन एटम का मास अलग होगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका 35.5 होता है। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ।
फिर फोर्थ उन्होंने कहा कि अ कंपाउंड इज अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, किससे मिलके बना है? अलग अलग एटम्स से, बट इनका रेशो फिक्स है। कैल्शियम इसमें 1 है, कार्बन इसमें 1 है, ऑक्सीजन 3 है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड है 1:2 में है। तो अगर आपने ये रेशो चेंज कर दिया, 2:1 कर दिया, तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है। मीन्स कि कंपाउंड्स में जो एटम्स है वो स्पेसिफिक रेशो में कंबाइन करते हैं। रेशो चेंज, कंपाउंड चेंज। आई बात समझ? अब जो फिफ्थ पॉइंट है, उन उसमें कहा कि एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट दे एक्सचेंज पार्टनर्स टू गिव न्यू सब्सटेंसेस। मतलब अगर H2 और O2 की रिएक्शन कराई तो वाटर बना। बना। तो यहाँ पे एटम्स ने क्या किया? एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट दे एक्सचेंज पार्टनर। हाइड्रोजन ने, दो हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन से मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। तो यही फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है। तो डाल्टन की थ्योरी ने ये, हमें अगर कंक्लूजन हम बोले तो एटम इज इनडिविजिबल, ये कहा डाल्टन ने। बट डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की डिस्कवरी बाद में होती है। तो अभी आपको थॉमसन के मॉडल में पता चलेगा कि किसकी डिस्कवरी हुई। तो ये डाल्टन का मॉडल समझ आया? ओके। अब अपन देखते हैं किसके बारे में, थॉमसन के बारे में। अब जो सेकेंड मॉडल हमारा आया वो थॉमसन ने दिया, ये आया 1904 में। ठीक है। अब क्या हुआ, इस मॉडल ने बताया हमें, सब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। इनके मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। अब इस मॉडल को ऐसा क्यों कहा? तो देखो, उन्होंने बोला कि एटम एक यूनिफॉर्म स्फेयर है। क्या है? यूनिफॉर्म स्फेयर है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी बराबर नंबर में। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि देयर इज अ यूनिफॉर्म स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिसकी रेडियस है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। -8 ये हुआ, -8 मतलब होता है कि आप उसको नीचे करके लिखते हो, है ना। जैसे 10⁻⁻1 को 1/10 लिखते हैं, वैसे 10⁻⁸ को 1/10⁸ मतलब इसके 8 टुकड़े कर दो, इतना छोटा उसकी रेडियस है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड है। ठीक है। और इनका कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, ये ऐसे ऐसे कैसे भी इनका अरेंजमेंट है। तो इन्होंने क्या कहा कि दिस मॉडल कंसीडर्ड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन अ स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के स्फेयर में नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है। सेम उसके जैसे, किसके जैसे? वाटरमेलन जैसे। अब वाटरमेलन होता है, उसमें रेड पार्ट होता है ना, और ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं। तो रेड पार्ट को पॉजिटिव मान लिया, और जो सीड्स होते हैं उनको नेगेटिव चार्ज मान लिया। इसलिए इस मॉडल को कहा गया प्लम पुडिंग मॉडल। या केक में पुडिंग्स होती है ना, पडिंग्स होती हैं, वही चीज यहाँ पर है कि वाटरमेलन और एटम के जो मॉडल थॉमसन ने दिया उसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। तो थॉमसन के मॉडल का नाम प्लम पुडिंग मॉडल भी है, और ये आता है एग्जाम में प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी। ठीक है। ये बात समझ आई? क्लियर हुआ थॉमसन का मॉडल? हाँ। अब अपन देखते हैं कि इसका ड्रॉबैक क्या था। तो थॉमसन का एक ड्रॉबैक था, जो कि क्या था कि ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन
गेगर मार्शडन एक्सपेरिमेंट। गेगर और मार्शडन का जो एक्सपेरिमेंट था वो थॉमसन नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो गेगर मार्शडन का एक्सपेरिमेंट क्या था, तो मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली थी। ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है, ये गोल्ड फॉइल है। इस गोल्ड फॉइल में उन्होंने एक सोर्स रखा जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव होता है चार्ज, 2 पॉजिटिव, और इनका मास भी ज्यादा होता है नॉर्मल जो हमारे प्रोटॉन्स हैं उनसे। तो क्या हुआ कि ये सोर्स है, ये गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल मतलब एक पतली सी गोल्ड की बिल्कुल पतली सी लेयर, शीट जैसी, उसको रखा है यहाँ पर, और सोर्स रखा जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे भी थिन गोल्ड फॉइल है, और ये हमारा फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ठीक है। ये स्क्रीन है, सॉरी आई सेड दिस, गोल्ड फॉइल, ये स्क्रीन है हमारी और ये फॉइल है। नाउ गोल्ड के एटम्स है Au+, ठीक है, गोल्ड का सिंबल ये है। अब जैसे ही यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकले और यहाँ गोल्ड है, तो कुछ तो स्कैटर्ड हो गए ज्यादा एंगल से, ओके, ज्यादा एंगल से स्कैटर्ड हुए, कुछ कम एंगल से स्कैटर्ड हुए, और कुछ तो अनडिफ्लेक्टेड रह गए, मतलब कि स्ट्रेट पास हो गए। अनडिफ्लेक्टेड मतलब इधर उधर गए ही नहीं, सीधे चले गए। तो अब क्या हुआ कि some particles were deflected from their straight line and few were recoiled back, और कुछ वापस आ गए टकरा के। तो जो हमारा ये वाला फिगर आप देखोगे, इससे आपको पता चलेगा कि क्या हुआ एक्चुअली। गेगर मार्शडन का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन होता है। तो जैसे ही हमने देखा कि गोल्ड फॉइल पे टकराए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ डिफ्लेक्ट नहीं हुए, कुछ स्कैटर्ड हो गए, और कुछ वापस आ गए रिकॉइल्ड होके। तो क्या हुआ, ये एक फिगर है, एक ये फिगर है, ठीक है। अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज would mean only a gradual deflection of the alpha particle but not scattering as it progressed through the foil। अब देखो, अल्फा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमें एटम का मॉडल पता है उस पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस स्कैटर्ड हैं, थॉमसन का मॉडल है ये, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव है। अब मैंने अगर इनको पास किया इससे, तो क्या होगा कि अगर सिर्फ नेगेटिव होता तो ये तो सीधे चले जाते, है ना, अट्रैक्शन होता चले जाते सीधे। अगर सिर्फ पॉजिटिव होता तो डिफ्लेक्ट हो जाते, रिपल्शन होता ना दोनों के बीच में, तो ये वापस आ जाते। अब हुआ क्या कि कुछ तो स्ट्रेट चले गए, यहाँ से भी कुछ स्ट्रेट चले गए, कुछ स्कैटर्ड हो गए, कुछ रिकॉइल्ड हो गए, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला कि जो सेंटर से वापस आ रहे हैं, रिकॉइल्ड हो रहे हैं, इसका मतलब सेंटर पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज तो है, क्योंकि तभी तो अल्फा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज है और वो रिकॉइल्ड हो रहे हैं रिपल्शन के कारण। और आजू बाजू में कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं, तभी वो स्ट्रेट पास हो रहे हैं। बात आ रही है समझ में? हाँ, तो ये हमें किससे पता चला कि सेंटर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है और आजू बाजू स्कैटर्ड है कुछ नेगेटिव चार्ज, गेगर मार्शडन के मॉडल से। अब हम आते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या कहा। तो रदरफोर्ड ने इसी मॉडल को अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या अल्फा रे स्कैटरिंग मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल के नाम से रदरफोर्ड का मॉडल जाना जाता है। 1911 ने उन्होंने ये मॉडल दिया, और इनका जो मॉडल था वो गेगर मार्शडन के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। तो इससे हमें क्या पता चला कि रदरफोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम आर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉलर स्पेस देन द ऑक्यूपाइड एज अ एटम एज अ होल।
मतलब इसका ये है कि पॉजिटिव चार्ज ने बहुत छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई किया है पूरे एटम के बराबर। अगर हम देखें तो एटम, अगर न्यूक्लियस बहुत छोटा है तो एटम उससे बड़ा है, काफी बड़ा है। तो एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस ने, न्यूक्लियस अभी नहीं बोलना चाहिए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी यहाँ से हुई। तो पॉजिटिव चार्ज ने बहुत छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई किया है सेंटर पे। ठीक है, तो इस वजह से इस मॉडल को कहा गया न्यूक्लियर मॉडल। क्यों? क्योंकि जो सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर हुआ उसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा। क्या कहा? न्यूक्लियस कहा। इसलिए इसको हम न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। तो न्यूक्लियर मॉडल में क्या हुआ कि न्यूक्लियस डिस्कवरी हुई। वो अल्फा पार्टिकल, अल्फा रे एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि सेंटर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज वाले सेंटर का नाम न्यूक्लियस दिया रदरफोर्ड ने। ठीक है, इसलिए इसको न्यूक्लियर मॉडल कहा गया। और इसके आसपास जो है वो नेगेटिव चार्जर रिवॉल्व कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमें आगे देखना है कि ये एक डायग्राम है काफी अच्छा। इससे आपको पता चलेगा कि अगर ये आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं तो अगर सिर्फ नेगेटिव है तो स्ट्रेट पास हो गया, स्ट्रेट पास हो गया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। जैसे ही थोड़ा सा न्यूक्लियस के पास से हुआ तो इसको डिफ्लेक्शन फील होने लगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेंगे। ठीक है, सुना हो। टू सपोर्ट द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा अब इनका एक ड्रॉबैक आएगा। ठीक है, अब इनका ड्रॉबैक क्या आएगा कि ये एक्सप्लेन करने कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हुए अपनी एनर्जी को एमिट करते हैं, रेडिएट करते हैं, और इसकी वजह से कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है कि लॉस ऑफ एनर्जी होती है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाता है। अगर ये न्यूक्लियस में फॉल हो गया तो एटम तो कोलैप्स हो जाएगा। ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं, घूमते घूमते इनकी एनर्जी में लॉस हुआ। एनर्जी जैसे ही लॉस हुई इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में फॉल हो गए। इसका मतलब एटम तो डिस्ट्रॉय हो गया। अब एटम तो रहा ही नहीं। बट हमें पता है कि एटम्स आर क्वाइट स्टेबल इन नेचर, एटम एग्जिस्ट करता है। तो ये ड्रॉबैक रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये इनका ड्रॉबैक यहाँ लिखा हुआ है रदरफोर्ड के मॉडल का कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट is subject to continual acceleration towards the center। क्योंकि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, अट्रैक्शन है। तो ये घूमते 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 क्या करेगा, अपनी रेडिएशन को एमिट करेगा, एनर्जी का लॉस होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फॉल हो जाएगा, है ना। जिसकी वजह से क्या होगा कि एटम कोलैप्स हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज को किसने एक्सप्लेन किया? इस चीज को एक्सप्लेन किया बोहर ने। अब बोहर ने कैसे एक्सप्लेन किया ये अपन देखते हैं। ये देखो, ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन घूमते 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 न्यूक्लियस पे गिरेगा और ये कोलैप्स हो जाएगा, बट इट डज नॉट हैपन। अब अपन आते हैं बोहर। मैम, थॉमसन की जो थ्योरी पढ़ी अभी हमने, हाँ, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसके भी कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं? नहीं, थॉमसन का कोई पॉस्टुलेट नहीं है। थॉमसन का मॉडल सिर्फ प्लम पुडिंग मॉडल है। आपको अगर आता है कि राइट द प्लम पुडिंग मॉडल, तो यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन इट कि एक एटम है, उसमें वो प्लम पुडिंग है। क्यों बोल रहे हैं उसको प्लम पुडिंग? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर्स में नेगेटिव चार्जेस स्कैटर्ड है। ठीक है, और आप उसको वाटरमेलन से कंपेयर कर देना। रेड पार्ट क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ब्लैक सीड्स उसके क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, ओके मैम। हाँ, उसमें सिर्फ इतना है। बाकी उसका आपको ड्रॉबैक लिखना लिखना है जो मैंने अभी आपको बताया था, थॉमसन का ड्रॉबैक, है ना। अल्फा रे एक्सपेरिमेंट को वो गीगर मार्शल के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ओके। तो मैम ड्रॉबैक जैसे पूछा जाएगा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक पूछा गया,
तो हाँ हम सिर्फ एक ही पॉइंट लिखेंगे कि ग्रीगर मार्चन का जो एक्सपेरिमेंट है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो उसमें हमें ग्रीगर मार्चन का एक्सपेरिमेंट भी एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। नहीं, अगर आपको देखो लॉन्ग डिपेंड करता है, शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन राइट कि थॉमसन मॉडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द अल्फा रे एक्सपेरिमेंट ऑफ गेगर एंड मार्शेलन। ठीक है। अगर आपको लॉन्ग में आता है तो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम, यू कैन एक्सप्लेन इट इन योर वर्ड्स, लेबल करके कि ये फॉइल है, ये ओके। सोर्स है। ठीक है। ओके मैम। हाँ। और अगर शॉर्ट में भी आता है और टाइम बचता है तो बस आप एक लाइन लिखने के बाद उसका डायग्राम जरूर बनाना, क्योंकि डायग्राम रिफ्लेक्ट्स मोर, है ना, कि आपको आता है। डायग्राम चीजें एक्सप्लेन अच्छे से कर पाता है। ठीक है। अब ओके अपन, मैम। हाँ, बोहर का मॉडल पढ़ते हैं। तो बोहर ने क्या कहा कि बोहर ने सबसे अच्छी बात ये हुई इनके मॉडल में कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब वो कैसे किया कि इन्होंने हाइड्रोजन एटम कंसीडर किया और इसी की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया और इसके स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन किया। तो बोर का नाम है नील्स बोर, 1913 में इन्होंने दिया। और ये काफी फेमस हुआ इनका मॉडल। एक्चुअली ये बेस्ड था रदरफोर्ड के मॉडल का, इम्प्रूवमेंट है ये। ठीक है। तो उनके पॉस्टुलेट्स ये हैं, क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इट ओनली एंड ओनली एग्जिस्ट इन ऑर्बिट्स। सबसे जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, यही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्होंने कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, ऐसा नहीं होता जैसा थॉमसन ने कहा। ना कि ऐसा होता है कि पूरे में फैले हैं, जो कि किसने कहा, रदरफोर्ड ने। बट ऐसा होता है कि बीच में पॉजिटिव चार्ज तो होता है, बट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन द ऑर्बिट। ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ना कि ये ऐसे स्कैटर्ड हैं और रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। सो दे रिवॉल्व इन ऑर्बिट जिनका एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी फिक्स होती है। इसीलिए इसको स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं या स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही एक्सप्लेनेशन है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एमिट क्यों नहीं होती और वो क्यों फॉल नहीं करता न्यूक्लियस में। ओके। नाउ अभी मैं और बताती हूँ अच्छे से। सो द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी व्हेन इट इज इन अलाउड ऑर्बिट। अलाउड ऑर्बिट क्या है, जिसका एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी फिक्स है, सो दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। अब इन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम जो है ना, mvr होता है, एंगुलर मोमेंटम, मास वेलोसिटी रेडियस का मल्टीप्लिकेशन। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम है ऑर्बिट का, ये ऑर्बिट है, इसका एंगुलर मोमेंटम किसके इंटीग्रल मल्टीपल है, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई। तो ये इक्वेशन आपको बहुत यूज होगी न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन करने में। अब m यहाँ पे मास है, v वेलोसिटी है, r रेडियस है, n क्या है, इंटीग्रल, कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। अभी आप क्वांटम नंबर जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा n क्या है, l क्या है, k क्या है ना। तो n आपका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आपको शेल नंबर बताता है ना। k है जैसे, तो k है मतलब कि अभी मैं यहाँ बताती हूँ। जैसे k है, k 1 हो गया। ठीक है। ये वाला आपका फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। फिर l इक्वल्स टू 2। फिर m, तो m इक्वल्स टू 3। तो ये सारे क्या है, ऑर्बिट के नंबर्स है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, इस तरीके से। ओके। तो इन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, nh अपॉन 2 पाई। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर आया। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इस टाइम पे कोई रीजन नहीं दिया उन्होंने कि ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये होता है क्वांटाइजेशन, मतलब कि एनर्जी क्वांटा पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। और यहाँ से मैक्स प्लैंक, प्लैंक की थ्योरी ने कहा था ये कि एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, बट यहाँ कोई ऐसा रीजन नहीं दिया। बट हाँ, ये मॉडल इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ से मैथ्स की शुरुआत हुई क्वांटा,
क्वांटाइजेशन और क्वांटम केमिस्ट्री की भी कह सकते हैं हम कि थोड़ी थोड़ी शुरुआत होने लगी। अब यहाँ पे क्वांटम केमिस्ट्री एक अलग ही ब्रांच है केमिस्ट्री में, बहुत बड़ी। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आया कि हर एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, और जब वापस आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है। और ये दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग होती है। सो एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट और एब्जॉर्ब होती है, और इसी डिफरेंस के कारण आपको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है स्पेक्ट्रल लाइन की एनर्जी से रिलेटेड है। तो क्या रिलेशन है? E इक्वल्स टू एच न्यू, ये रिलेशन है। ठीक है। नाउ यहाँ पर आपको पता चलेगा एक चीज और, कि जैसे अभी मैंने बोला ये दो लेवल्स हैं, E1 E2। इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसने जंप किया तो एब्जॉर्ब हुई एनर्जी, जब ये वापस हुआ तो एमिट हुई एनर्जी। इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर ही एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है। ठीक है। यहाँ से जो लाइट फॉल हुई उसकी एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू है। अब अगर हम बात करें कि रेडियस के कैलकुलेशन की, है ना, तो बोहर ने रेडियस की और एनर्जी का कैलकुलेशन किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको इतना बताती हूँ कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ बोहर ऑफ फोर्थ लेवल, तो आप क्या करोगे कि R इक्वल्स टू 53 n², ये पिकोमीटर में है, और ये शॉर्ट हैंड फॉर्मूला है रेडियस का। R इक्वल्स टू 53 n²। n क्या है यहाँ पे? n इज शेल नंबर। आपको दिया होगा फोर्थ का करना है, थर्ड का करना है। मैंने बोला थर्ड का करना है, तो आप क्या करोगे? 53 इंटू थर्ड का स्क्वायर, तो 53 इंटू 9, इसको इंटू कर दोगे तो आपकी रेडियस आ जाएगी पिकोमीटर में। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सबसे आसान फॉर्मूला है, क्योंकि बाकी कल मैं आपको इसका कैलकुलेशन बताऊंगी कि एनर्जी और रेडियस दोनों का कैलकुलेशन बताऊंगी कि कैसे करना है हमें। ठीक है आसान, बन जाएगा, बट थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। फिर यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी भी जो होती है आपको लास्ट में पता चलेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है शेल नंबर के। तो एनर्जी जूल्स में निकालोगे, -2.1 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n², ये फॉर्मूला याद रखना है, बस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम स्पेक्ट्रम जैसे पढ़ेंगे। सेकंड थर्ड ऑर्बिट के तो क्वेश्चंस मैंने देखे PYQ में है, बट उसमें ऐसे भी आ सकता है कि रेडियस का फॉर्मूला जैसे इसमें डिराइव करके दिखाया है, तो वो डिराइव करने के लिए भी आ सकता है। आ सकता है डेरिवेशन, कि डेराइव द एनर्जी एंड द रेडियस ऑफ बोहर्स मॉडल, आ सकता है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री में डेरिवेशन होता ही है ना, तो ये फिजिकल का पार्ट है, तो आता ही है डेरिवेशन। आसान है, बन जाएगा, मैं आपको बताऊंगी, बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस मैम आते हैं कल इस। आप एक बार ये दोनों डेरिवेशंस बता देना कल। हाँ बिल्कुल, डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगी, और ये यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप अपनी तरफ से कोई यूनिट देना चाहते हो, तो आप वो मुझे बता दो, मैं आपको वो पढ़ा दूंगी।